नमस्कार गाजियाबाद वासियों। मैं महेंद्र सिंह तंवर, नगर आयुक्त गाजियाबाद, आपका इस सेशन में सबका स्वागत करता हूं। ये जो सेशन है, पहले मैं कोशिश करूंगा कि इसका एक आउटलुक जो है वो मैं आपको शेयर करूं कि हमारा क्या आइडिया है। जो शनिवार को हम लोग 11 से 12 यहाँ पे आप लोगों से बात करेंगे। एक आइडिया ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ऑफिस आवर्स में किसी वजह से जो है नहीं आ पाते हैं अपनी बात कहने के लिए। तो उन लोगों के लिए हमने सैटरडे का दिन जो है चूज़ किया है और इसको ऑनलाइन ही रखा है। इसमें हमारी कोशिश ये रहेगी कि जितनी भी ग्रीवेंसेस हैं पब्लिक की, उनको मैं 1 to 1 सुनूँ 1 घंटा 11 से 12। और अगर कोई ऐसी बातें हैं जो मैं अभी आपको रिस्पॉन्स कर सकता हूं तो अभी रिस्पॉन्स की जाएंगी, और अगर कोई ऐसी बात है जो जिस पे हमें फिजिकली एक बार चेक करना पड़ेगा कि वहाँ पे क्या चीज़ें हैं, तो वो एक बार देखना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग अगले बार जो सैटरडे को हम लोग बैठेंगे, तो आज जितनी भी बातें आज यहाँ बताई जाएंगी या नोट कराई जाएंगी, उनको लेके हम लोग अगले सैटरडे को यहाँ पे बात करेंगे। तो ये एक ऑनलाइन का वो रहेगा, लेकिन इसके साथ साथ में पूरे वीक में अगर कोई ऐसी एप्लीकेशन है, कई बार ऐसा होता है कि मैं 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा जब मैं ऑफिस में होता हूँ, तो उस दौरान जितने लोग मिल पाते हैं उतने लोगों से तो हम बात कर लेते हैं। लेकिन इसके बाद भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो शायद संभवतः जब मैं फील्ड में रहता हूँ या मैं कहीं और रहता हूँ तो वो लोग ऑफिस में आते होंगे और उस ऑफिस में मुलाकात नहीं हो पाती होगी। तो जो बात उनको 1 to 1 अपनी बात, कोई बात ऐसा, कोई ग्रीवांस ऐसा है जो उसको कहना है, वो बात हमारे तक नहीं पहुंच पाती है। तो इस दौरान अगर कोई पब्लिक के कोई भी आदमी अगर कोई अपनी एप्लीकेशन जो है वो ऑफिस में छोड़ के जाते हैं या उनके कोई ईमेल मुझे प्राप्त होती हैं, तो उनको भी हम लोग कंपाइल करके फ्राइडे शाम तक, सैटरडे को उनको 1 by 1 हम लोग रिस्पॉन्स करेंगे कि उनके एप्लीकेशन के बारे में हमने क्या किया उसके लिए। तो ये कुछ आइडियाज़ हैं जिसके लिए आज ये सेशन 11 से 12 का स्टार्ट किया है। एक इसी के लिए हम लोगों ने डेडिकेटेड ईमेल भी हमने शेयर की है, क्योंकि ईमेल से ये होता है कि वैसे तो बहुत सारी ईमेल्स हैं हमारे पास में, पर वो जो हमारी एक टारगेट बेस्ड अप्रोच है वो कहीं ना कहीं अफेक्ट हो जाती है। तो इसके लिए अभी जो हम लोगों ने एक ईमेल आईडी रखी है इस डेडिकेटेड इसी पर्पज़ के लिए, वो है, मैं एक बार यहाँ बोल भी देता हूँ, आप उसको नोट भी कर सकते हैं और मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। तो जो आप ईमेल करेंगे, जैसे आज आपको ईमेल करेंगे तो अगले वीक जो है मैं उन सारी ईमेल्स के बारे में रिप्लाई करूंगा। क्योंकि आज ये हमारा पहला सेशन है, तो आज हम इनको केवल इंट्रोडक्टरी रखेंगे और आप लोगों से 1 to 1 जितने लोग मुझसे साथ जुड़ पाएंगे मैं उनसे बात भी करूँगा। तो मैं ईमेल एक बार बोल देता हूँ। ईमेल है MCM फॉर म्यूनिसिपल, C फॉर कमिश्नर .GZB गाजियाबाद GZB for गाजियाबाद GZB@yahoo.com। मैं एक बार रिपीट फिर कर रहा हूँ, MC.GZB@yahoo.com। ये एक ईमेल आईडी हम लोगों ने रखी है। इसके ऊपर आप अपनी कोई भी बात है कह सकते हैं। एक और चीज़ मैं थोड़ा सा, क्योंकि आज फर्स्ट सेशन है, तो एक और चीज़ मैं आपको शेयर करना चाहूँगा कि इस सेशन का जो पर्पज़ है वो ग्रीवेंसेस को लेके है। बहुत कम डिफरेंस होता है शिकायत में और मांग में। जो आपकी कंप्लेंट है और जो डिमांड है उन दोनों में बहुत कम फर्क होता है। तो हम यहाँ पे जो फोकस करेंगे वो केवल कंप्लेंट्स पे फोकस करेंगे। जो मांग है वो संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि मैं एग्जांपल देता हूँ। आपका शिकायत ये हो सकता है कि आपके यहाँ पे कोई पानी का लीकेज है जिसको हमें टाइमली अटेंड करना है, तो वो आपकी एक शिकायत हो सकती है। दूसरी शिकायत आपकी ये हो सकती है कि आपका कोई टैक्सेशन है और आपको लगता है कि उसका ठीक से असेसमेंट नहीं हुआ है और उसको हमें दोबारा से देखने की आवश्यकता है, ये एक दूसरी शिकायत हो सकती है। तीसरी शिकायत इस तरह की हो सकती है कि आपके यहाँ पे लाइट नहीं जल रही है, पार्क में कटिंग नहीं हुई है। तो दीज काइंड ऑफ थिंग्स वी कैन एड्रेस इन दिस सेशन। मांग जो होती है, डिमांड होती है कि किसी ने कहा कि मेरे घर के सामने की सड़क बननी चाहिए। तो सड़क बनने में एक प्रोसेस होता है, एक उसमें बहुत सारे पैरामीटर्स और भी होते हैं। मुझे उसके लिए फंड्स भी देखने पड़ते हैं कि मेरे पास फंड्स कितने हैं। उसका एक टेंडर प्रोसेस होता है, फिर उसके बाद में वर्क ऑर्डर होता है, एंड इट टेक्स टाइम। तो ये जो समय लगता है जिन चीज़ों में, जो मांग होती हैं, अगर आप सोचें कि अगले वीक में आपने एक चीज़ रखी और डिमांड रखी और हमने उसको पूरा कर दिया, इट विल नॉट बी पॉसिबल। आई विल बी वेरी ब्लंट इन दिस सेशन, बिकॉज हम लोग उतना ही एड्रेस करेंगे जो कि कंप्लेन कैटेगरी में आएगा, जो शिकायत की कैटेगरी में आएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग यहाँ पे एड्रेस करेंगे। इसके साथ साथ में आखिरी के 5 से 10 मिनट जो है हम लोग नगर निगम के रूप में गाजियाबाद के लिए क्या क्या कर रहे हैं ये भी हम आपको शेयर करेंगे।
और आपके जितने भी सुझाव होंगे केवल कंप्लेंट ही मत दीजिएगा, आप कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस भी दीजिएगा, प्रैक्टिकल सुझाव भी दीजिएगा। जो सजेशंस होंगे आपके उनको हम लोग इनकॉर्पोरेट करेंगे और गाजियाबाद को एज ए सिटी हम लोग इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो ये एक मेरा फोकस एरिया है जिसको लेके हम लोग बात करेंगे। तो अभी हम लोग ऑन हैं, आज का जो सेशन है अगले जो भी 40-50 मिनट बचे हुए हैं इस पर हम लोग कोशिश करेंगे कि ये 2 वे कम्युनिकेशन हो, 1 वे कम्युनिकेशन की जगह। तो मेरा कमेंट सेक्शन जो है वो खुला हुआ है, आप अपनी बात उसमें रख सकते हैं और मैं एक एक करके उनको टेकअप करूँगा फिर। और जो चीज़ें यहाँ पे छूट जाएंगी तो हम लोग उसको रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, तो उनको नोट करके हम लोग अगले सेशन में उनको रिपीट करेंगे और अपनी बात को रखेंगे। सर, एक इंजीनियर संतोष कौशिक हैं, उनका क्वेश्चन आया है कि मुख्यमंत्री ने कहा था सड़कें गड्ढा मुक्त कर देंगे। इस बारे में गाजियाबाद में क्या प्रगति हो रही है, क्योंकि कई जगह पर सड़कें खराब होने की शिकायतें आ रही हैं। ये वार्ड 76 वैशाली से हैं। इसके लिए मैं 2 बातें आपको शेयर करना चाहूँगा कि एक तो जो गड्ढा मुक्त सड़कें हैं वो हम लोग एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। जब भी कहीं गड्ढे होते हैं तो उसको हम लोग टेकअप करते हैं। अगर कोई पर्टिकुलर सड़क की अगर आप बात करें तो मुझे लगता है कि ज़्यादा बेहतर तरीके से हम लोग चेक करा सकते हैं, लेकिन अगर आप जनरली पूछ रहे हैं तो इसके लिए 3 बातें आपको जाननी जरूरी हैं। नंबर 1, हमारे शहर में सड़कें जो हैं या तो नगर निगम बनाता है या PWD बनाता है। तो अगर वो सड़क नगर निगम की है तो डेफिनेटली मुझे ही उसको गड्ढा मुक्त करना है। और गड्ढा मुक्त क्योंकि कंटिन्यूस प्रोसेस, जैसे मैंने कहा कि एक टाइम के बाद गड्ढे होते हैं उनको हमें भरना होता है। इसके लिए होता क्या है कि विंटर्स में थोड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हमारे जो प्लांट्स होते हैं, जो डामर के प्लांट्स होते हैं वो बंद हो जाते हैं पॉल्यूशन की वजह से और एक विंटर के टेम्परेचर की वजह से। तो वो जब बंद होते हैं तो उस दौरान जो है कोई इस तरह का काम करना संभव नहीं होता है। तो अब वो प्लांट जो है करीबन 10 से 15 दिन बाद खोलेंगे, लेकिन हम लोगों ने इसके ऊपर असेसमेंट कर लिया है कि कहाँ पे इस तरह की चीज़ें हैं जहाँ पे गड्ढे हो गए हैं। अगर आप भी किसी पर्टिकुलर सड़क के बारे में यहाँ बताएंगे तो हम उसको भी टेकअप करा लेंगे और फिर उसके बाद में एक साथ उनका टेंडर होता है और एक साथ उन पर हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप फ्यूचर की बात करें तो हम लोग इसके ऊपर भी काम कर रहे हैं कि एक इन हाउस मैकेनिज्म निगम के पास ही हो और हम लोग हर बार टेंडर प्रक्रिया में ना जाके जहाँ पे छोटे छोटे गड्ढे हो जाते हैं उसको हम लोग इमीडिएटली इन हाउस एक कैपेसिटी बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, जो अगले महीना 2 महीने में हो जाएगी हमारी, जिसमें हमारे पास ही सारा सिस्टम रहेगा और हम जाके उस गड्ढे को पूरा कर सकते हैं। जी, इसी तरह से कुछ पार्क से भी लोगों का आ रहा है कि पार्क मेंटेन नहीं हो पा रहे हैं। जहाँ तक हमारी जानकारी है आपने कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाया है प्लांट्स को रिवाइव करने, पार्क्स को रिवाइव करने के लिए, तो इस बारे में क्या आपका कहना है? देखिए, पार्क की अगर मैं बात करूँ तो बहुत कम शब्दों में अगर अपनी बात को कहूँ कि हमारे पास में टोटल 1250 पार्क हैं, उनमें से 379 पार्क जो हैं हमारे आवश्यक कैटेगरी में हैं, उनको हम लोगों ने इस बार टेकअप किया है। 200 पार्क हम लोग इस बार डेवलप कर रहे हैं एंड इट इज़ द राइट टाइम। जो फरवरी का टाइम होता है ये बिल्कुल सही टाइम होता है। हमारा इसमें टेंडर प्रोसेस जो है वो अभी चल रहा है, जो कि क्लोज होने वाला है। जैसे ही हमारे पास वेंडर सिलेक्शन हो जाएगा कि कौन इस पर काम करेगा तो फिर एक साथ हम लोग 200 पार्कों को इस बार टेकअप कर रहे हैं और मार्च महीने से पहले हमारे 200 पार्क या इनफैक्ट 200 से ज़्यादा ही पार्क जो हैं हम लोग इस बार मेंटेन कर पाएंगे। और इस बार उसके बाद जो कुछ बचेंगे उसमें हम लोग प्लेग्राउंड्स डेवलप करने की बात कर रहे हैं। तो जो बच जाएंगे जिनको हम प्लेग्राउंड के रूप में डेवलप कर सकते हैं, अभी हमारे बातें चल रही हैं कि हम उनको प्लेग्राउंड के रूप में कैसे डेवलप कर सकते हैं, तो इसके ऊपर भी बात चल रहा है। तो जो पार्क प्लेग्राउंड डेवलप होंगे उनको प्लेग्राउंड के रूप में और जो बाकी बच जाएंगे उन सबको हम लोग एक ग्रीन पैच के साथ में बढ़िया पार्क के रूप में मेंटेन करेंगे। और मुझे लगता है कि पार्क का काम जो है मार्च महीने से पहले सामूहिक रूप से हो जाएगा, कलेक्टिव रूप से। 2 चीज़ें और मैं देख पा रहा हूँ कि गौरव उपाध्याय हैं, डियर सर, गार्बेज इज स्टिल बीइंग डंप्ड इन द चंदन नगर कूड़ेदान डिस्पाइट ऑफ द क्लोजर ऑर्डर्स ऑन 12 जनवरी। इसमें 2 बातें हैं जो आप बता रहे हो, थैंक यू फॉर द फीडबैक। हम लोगों ने ये कोशिश की है कि पूरे शहर में जो बड़े बड़े कूड़ेदान हैं, जो बड़े बड़े जिनको हम डलाव घर बोलते हैं, सड़क के पास आपने देखा होगा कि बहुत सारे कूड़े पड़ते हैं, एक एक करके हम लोगों ने उनको एलिमिनेट करना शुरू किया है। और एलिमिनेट करने के साथ साथ में जरूर एक ट्रांजिशन फेज आता है जिसमें ये चैलेंज आते हैं कि वो कूड़ा यहाँ नहीं पड़ेगा तो फिर कहाँ पड़ेगा। तो इस तरह के कुछ वर्किंग चैलेंजेस हमारे सामने हैं, उनको हम लोग एक एक करके दूर भी कर रहे हैं। तो मैं कुछ एग्जाम्पल्स भी मैं गाजियाबाद के लोगों को देना चाहूँगा कि कहाँ कहाँ के हम लोगों ने कूड़े जो है डलाव घर है वो ख़त्म करने की कोशिश की है। एक एग्जांपल मैंने कन्या वैदिक स्कूल का, मैंने आप लोगों ने अखबार में पढ़ा होगा, उसको हम लोगों ने ख़त्म किया है। PSC चौक के पास में बहुत बड़ा एक डलाव घर था जिसमें बहुत डेली कूड़ा पड़ता था और कई टन कूड़ा वहाँ पे पड़ा रहता था, तो उसको भी हम लोगों ने खाली किया है, ख़त्म किया है। सौर ऊर्जा मार्ग पे कड़कड़ मॉडल के पास में एक बहुत बड़ा कूड़े का ढेर था, उसको भी हम लोगों ने ख़त्म किया है।
सूर्य नगर में भी हमने ख़त्म किया है। रेडिसन के पास में भोहापुर जो है उसमें बहुत सारा कूड़ा पड़ता था, वहाँ पे भी हम लोगों ने काम किया है, उसको ख़त्म किया है। इस प्रकार हम लोग एक एक करके और भी पॉइंट्स इस तरह का आइडेंटिफाई कर रहे हैं। और जहाँ तक आपने चंद्र नगर कूड़ेदान की बात की है, और 12 तारीख को ये उसी दिशा में एक कदम था कि हमने इसको ख़त्म करने की कोशिश की है। जो आपने क्योंकि फीडबैक दिया है तो मैं एक बार देख लेता हूँ वहाँ पर किस तरह के गैप्स हैं, और मैं अपनी टीम को चाहूँगा कि वो नोट भी कर लें कि चंद्र नगर कूड़ेदान पे टीम को भेज के एक बार चेक करा लें कि वहाँ पे कूड़ा दोबारा से अगर पड़ना शुरू हुआ तो उसके रीजंस क्या हैं और उसको परमानेंटली एलिमिनेट करने के लिए और क्या करना पड़ेगा। इसके साथ में अगला जो मैं पढ़ पा रहा हूँ, रंजना अग्रवाल जी हैं, उन्होंने लिखा है कि सर हमने अतिक्रमण की शिकायत की थी सेक्टर 3A, कम से कम 8 महीने हो गए हैं शिकायत को, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। 8 महीने काफ़ी लंबा समय होता है। अतिक्रमण किस प्रकार का है मैं एक बार इसको मैं चेक कर लेता हूँ। और सेक्टर 3A में अगर आप एड्रेस और लिख दें तो मुझे थोड़ा आसानी रहेगी, वहाँ की मेरी टीम जो है बात कर लेगी कि भाई 3A में कहाँ पे अतिक्रमण की आप बात कर रहे हैं, थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा मुझे। तो अगला एक कमेंट अगर आप ये कर दें कि एग्जैक्टली वो जगह कहाँ पे है, मुझे टीम को कहाँ भेजना है, तो मैं उसको अटेंड करा देता हूँ। अगला है तुषार गर्ग जी हैं, ये लिख रहे हैं कि कॉलोनी में खाली पड़े 2-3 खंभों पर नई LED लाइटें व 3-4 खंभों पर जर्जर हालत में लगी ट्यूबलाइट के बदले नई LED लगाने के लिए प्रार्थना पत्र। तो इसमें 2 से 3 खंभों पर नई LED लाइटें व 3-4 खंभों पर जर्जर हालत में लगी खराब ट्यूबलाइट के बदले शिकायत भी है और कुछ पार्ट इसमें डिमांड भी है। तो मैं एक बार नोट करा लेता हूँ। और जहाँ जहाँ पे लाइटें वार्ड 49A ब्लॉक सेकेंड पॉकेट में, इसको हम लोगों ने नोट भी कर लिया है। मैं अपनी टीम को भेज के इसको असेस करा के, लेकिन इसमें थोड़ा सा समय इसलिए लगता है कि जो आपकी डिमांड होगी 7-8 लाइट होगी, इसका फिर एक हम लोग जो प्रोक्योरमेंट होता है, प्रोक्योरमेंट वाला एंगल थोड़ा सा 10 से 15 दिन लगते हैं उसमें। कई बार इसको शिकायत भी किया है, लेकिन इसको नोट करा लिया गया है, जल्दी इसको अटेंड हम लोग करा देंगे। फिर उसके बाद में नमित वासने जी हैं, एक सुझाव देना चाहते हैं कि कई वर्षों से एक ही स्थान पर कार्य करने वाले नगर निगम अधिकारी व कर्मियों का अदला बदला होना आवश्यक है। ये अच्छा एक क्वेश्चन है। मैं आपको थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि जो आप ट्रांसफर्स की बात कर रहे हैं, 2 तरह के ट्रांसफर्स होते हैं। एक वो जो शासन स्तर से होते हैं, अगर मेरा ट्रांसफ़र होगा या बहुत सारे ऐसे हमारे अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं जिनका ट्रांसफ़र जो है लखनऊ से होता है, तो उसमें मैं कोई भी यहाँ पे कुछ नहीं कर पाऊँगा, मेरा वो अधिकार क्षेत्र नहीं है। लेकिन अगर जो मेरे नगर आयुक्त के या नगर आयुक्त के नीचे के अधिकारी हैं जिनके अधिकार क्षेत्र में आता है, तो हम लोग अभी अप्रैल में ट्रांसफर सीजन स्टार्ट करेंगे। मार्च तक हमारा फाइनेंशियल ईयर क्लोज होगा। अप्रैल में आपको काफ़ी कुछ ट्रांसफर इस तरह के देखने को मिलेंगे। सर, एक वार्ड 46 से शिकायत है पंकज गौर की कि मैनापुर में आश्रय स्थल बनाया हुआ है, वो 100 बेड का बना है, लेकिन 2 साल से उसमें कोई प्रगति नहीं हो रही है, वहाँ पर बिजली का कनेक्शन नहीं है। तो इस बारे में आपसे कुछ कार्रवाई चाह रहे हैं। वो बिल्डिंग किसने बनाई है? शायद डूडा की बिल्डिंग हो सकती है, जो मैं डूडा का प्रोजेक्ट समझ पा रहा हूँ। पहली बात तो एक बार हमें डूडा से बात करनी पड़ेगी, वो इसको कंप्लीट करके हैंडओवर जब नगर निगम को कर देंगे, उसके बाद नगर निगम उसको मेंटेन करेगा। तो एक बार डूडा डिपार्टमेंट से हम लोग बात कर लेंगे कि उसका स्टेटस क्या है। उसके बाद फिर हम लोग आपको अगला जो सेशन होगा तो उसमें आपको अपडेट करेंगे क्या स्टेटस है इसका। रविंदर माथुर जी का मैं मैसेज पढ़ पा रहा हूँ। उन्होंने लिखा है कि नगर निगम डीजल पंप के पीछे बहुत गंदगी फैली हुई है और रोड पर लाइट भी नहीं है। ठीक है, मैंने इसको नोट कर लिया है। हमारे डीजल पंप के पीछे आज ही टीम जो है वहाँ जाकर सफाई करेगी। और लाइट अगर वहाँ पे नहीं है तो मैं चेक करा लेता हूँ कि क्या इशू है, लाइट पोल लगे हैं या पोल भी नहीं लगे हैं, तो एक बार हम लोग इसको असेस करा लेते हैं। सफाई आज इसको हम करा देते हैं। एक विभा शर्मा है, उनका पॉजिटिव मैसेज आया है कि आप जब से आए हैं बहुत मेहनत कर रहे हैं और इसके अब परिणाम दिखने शुरू हो गए हैं। थैंक यू विभा जी, थैंक यू फॉर द फीडबैक एंड थैंक यू फॉर द मोटिवेशन। एक और चीज़ मैं देख पा रहा हूँ, गौरव उपाध्याय जी हैं, GNN कर्मचारी शिफ्ट एंड एट 2 PM एवरी डे एंड ऑल 25 to 30 प्राइवेट ठेला कम्स पोस्ट 2 PM एंड डंप गार्बेज इन द अर्स्टवाइल चंद्र नगर कूड़ेदान। अच्छा, चंद्र नगर कूड़ेदान की ही आप फीडबैक मुझे दे रहे हैं। जैसा मैंने कहा कि मैं इसको आज जाके एक टीम रहेगी और वो उसको ऑब्जर्व करेगी कि कूड़ा किस टाइम आता है, कहाँ से आता है। तो हम लोग डेफिनेटली अगर इसको इनिशिएट किया है हम लोग ख़त्म करने के लिए, तो इसको हम परमानेंटली क्लोज करेंगे। तुषार गर्ग जी हैं, वो मुझे बधाई दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। रंजना अग्रवाल जी, सर आपने खेलों को लेकर आपने एक प्रस्ताव निकाला था हर वार्ड के लिए, उसकी आपकी क्या राय है?
रंजना जी, मैं बता दूं, मैंने अभी बताया भी था कि हम 100 प्लेग्राउंड्स डेवलप करेंगे, लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये एक अनाउंसमेंट्स जो हम लोग करते हैं उसमें एक प्रोसेस हमको फॉलो करना होता है। जो प्रोसेस हम लोग फॉलो करते हैं तो उसमें बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। तो फंड्स एक बहुत बड़ा इशू होता है कि फंड्स हम लोग कहाँ से लेके आएंगे। तो इन सारी चीज़ों पे हम इस फाइनेंशियल ईयर में संभव नहीं है, अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए इसमें अलॉटमेंट्स होंगी। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि खेलो इंडिया और फिट इंडिया के साथ में हम लोग कैसे कोलैबोरेट कर सकते हैं, उसके ऊपर अभी अंडर डिस्कशन चीज़ें चल रही हैं। जब वो एक बार क्लोज हो जाएंगी तो उसके बाद हम लोग आगे बढ़ पाएंगे इसमें। सर, एक स्ट्रीट लाइट से लेकर कई लोगों के सवाल आ रहे हैं, बहुत लगभग हर वार्ड में स्ट्रीट लाइट की समस्या आ रही है, तो इस बारे में हम क्या प्रगति कर रहे हैं? स्ट्रीट लाइट एक बार पहले ये काफ़ी अखबारों में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। वाइट प्ले कार्ड एक कंपनी थी जो डिफ़ॉल्ट हो गई थी, जिसको ब्लैकलिस्ट किया गया था काफ़ी टाइम पहले। उसके बाद में सिटी की लाइट व्यवस्था को, स्ट्रीट लाइट व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए हम लोग अभी एएमसी के ऊपर बात कर रहे हैं कि एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट अगर हम लोग दें कुछ लोगों को तो उसके लिए एक टेंडर प्रक्रिया स्टार्ट की गई है। कुछ लीगल इश्यूज भी हम लोग होमवर्क कर रहे हैं कि उनके ऊपर हमें कैसे डील करना है, लेकिन जल्दी हम भी चाहते हैं कि एक हैसल फ्री एनवायरनमेंट हम लोग लाइट डिपार्टमेंट में दें। सेक्टर 63 में गुलाब वाजपेयी जी कह रहे हैं कि संजय नगर ब्लॉक से अतिक्रमण हटा के जाम से मुक्ति दिलाने की कृपा करें। ये किस प्रकार का अतिक्रमण है, स्थायी है कि अस्थायी है, थोड़ा सा अगर आप इसमें लिख देंगे तो मेरी समझ जो है वो बेहतर हो जाएगी और हम लोग उसको अटेंड भी करा सकते हैं। हरी शर्मा जी कह रहे हैं कि एल ब्लॉक रोज बेल पब्लिक स्कूल के पीछे के पार्क की स्थिति बिल्कुल ख़राब है। मैंने बता दिया है कि 200 पार्क हम लोगों ने आइडेंटिफाई भी कर लिए हैं और उनका सबका ड्रोन सर्वे भी मैंने करा लिया है। तो यहीं बैठ के हम लोग डिसाइड भी कर रहे हैं कि किस पार्क में कितना काम है। तो मार्च एंड से पहले हम लोग अपने पार्कों की स्थिति जो है काफ़ी बेहतर कर लेंगे। संभवतः अप्रैल महीने में जो मैं सेशन ये लूँगा तो उस टाइम पे मुझे लगता है कि पार्कों के बारे में अच्छे फीडबैक ही मिलेंगे, खराब फीडबैक शायद मुझे देखने को ना मिले। एक डस्ट बैग के बारे में काफ़ी लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, जो आपने डस्ट बैग योजना चलाई थी सड़कों से, उसके बारे में अभी आम आदमी को गाजियाबाद में पता नहीं है कि गाजियाबाद नगर निगम ने कितना अच्छा काम शुरू कर दिया है। उसके बारे में एलेबोरेट करेंगे थोड़ा? देखिए, डस्ट फ्री गाजियाबाद एक छोटी सी मुहिम थी, हम लोगों ने 2 अक्टूबर को शुरू की थी और हफ्ते में कम से कम एक दिन वो आज भी चलती है। इसमें हम लोगों का फोकस ये था कि सड़कों पे जो धूल पड़ी रहती है उस धूल को हम लोग अगर साफ भी कर देते हैं, उसको सफाई कर्मी जाके उसको साफ झाड़ू लगा के साइड में कर देता है। उसके बाद या तो ट्रैफिक मूवमेंट की वजह से या फिर दूसरी गाड़ी लिफ्टिंग की बहुत लेट आती थी, जिसकी वजह से दोबारा से धूल उड़ के सड़क पे आ जाती थी। तो नेट आउटकम जो है वो कुछ भी दिखाई नहीं देता था कि वास्तव में यहाँ पे सफाई हुई है या नहीं हुई है। तो उसके लिए छोटा सा एक इंटरवेंशन ये किया कि क्यों ना हम इस डस्ट को एक बैग में भर के उसको लिफ्ट करना शुरू करें। तो 2 अक्टूबर से ये मुहिम स्टार्ट की थी और मुझे खुशी है कि करीबन 90,000 से ज़्यादा डस्ट बैग हम आज की डेट में फरवरी तक उठा चुके हैं और उसमें एक बैग में 6 से 8 केजी के आसपास हमारी धूल जो है वो आती है। अगर मैं मिनिमम साइड पे देखूँ तो मोर देन 500 टन डस्ट हम लोगों ने 2 अक्टूबर से आज तक उठाई है और कंस्ट्रक्शन डेमोलिशन वेस्ट हमारा जहाँ पड़ता है रेत मंडी में उसको हम लोगों ने वहाँ पे डलवाया है। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि डस्ट सड़क पे आना और उसका सड़क से उठना ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। जैसे एक बारिश होती है तो आसपास की धूल पानी में बह के फिर सड़क पे आ जाती है, तो फिर जब बारिश खत्म होती है वो डस्ट सूखती है तो फिर आपको दोबारा डस्ट दिखनी शुरू होती है। लेकिन एयर क्वालिटी इंडेक्स को अगर हमें इम्प्रूव करना है तो मुझे लगता है कि सारे गाजियाबाद वासियों को एक साथ उसमें आना पड़ेगा और छोटे छोटे मुझे लगता है कि अभियान वार्ड लेवल पे, कॉलोनी लेवल पे आप लोगों को भी शुरू करना चाहिए कि आप हफ्ते में एक बार कम से कम थोड़ा सा 1 घंटे का श्रमदान भी अगर आप करें तो और कुछ नहीं तो आप इस तरह के डस्ट जो होते हैं उनको आप उठा सकते हैं। अपने सिटी को, अपने आसपास कॉलोनी को, अपने घर के आसपास आप सफाई रख सकते हैं। मेरी अपील भी है लोगों से। एक मैं देख पा रहा हूँ चंद्रभूषण श्रीवास्तव जी हैं, धन्यवाद देना चाह रहे हैं, थैंक यू सो मच। लेकिन अभी भी साफ सफाई में थोड़ी और ज़रूरत है। मैं वार्ड 10 DLF निवासी हूँ। बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं चंद्रभूषण जी, मैं भी मानता हूँ कि सफाई एक ऐसा कोई पॉइंट नहीं आएगा जब मैं ये कह सकूँ कि हम परफेक्ट हैं सफाई में। सफाई के जो लेवल्स होते हैं, वो स्टैंडर्ड्स जो होते हैं, वो हर बार आपके मानक आप सेट करते हो, खुद ही सेट करते हो। एक टाइम था जब आपको लगता था कि हाँ अब शहर पहले से बेहतर है और आज आपको लगता है कि हाँ और बेहतर हुआ है और शायद मुझे लगता है कि 2 महीने बाद हम फिर यही सोचेंगे कि और बेहतर किया जा सकता है। तो इस कंटिन्यूस प्रोसेस में
बट मैं एक चीज़ आप सबको मैं ये कहना चाहूँगा कि सफाई जो है कोई एक एजेंसी नहीं कर सकती। हम लोग 25 लाख लोग इस गाज़ियाबाद में रहते हैं। मैं अक्सर ये बात बोलता हूँ कि 25 लाख लोग अगर कंट्रीब्यूट करेंगे किसी न किसी वजह से, मैं ये नहीं कह रहा कि वो चाहते हैं कि गंदा करें, लेकिन 25 लाख लोग अगर सिटी को गंदा करें और 5000 लोग साफ करेंगे तो उसमें बहुत सारे चैलेंज भी आएंगे और वो लेवल जो हम सोचते हैं वो आ भी नहीं पाएगा। तो एक मुहिम, मैं ये नहीं कह रहा कि आप साफ करें, लेकिन मैं हमेशा एक स्टेटमेंट देता हूँ कि गंदा ना करना भी साफ करना है। अगर हम अपनी सिटी को गंदा कम से कम करें या ना करें तो भी आप इनडायरेक्टली जो है कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपने शहर की सफाई में। तो मैं सभी गाज़ियाबाद वासियों से ये भी अपील कर रहा हूँ कि आप ये इंश्योर करें कि आप शहर को गंदा नहीं कर रहे। वो छोटे छोटे इंटरवेंशन आपके हो सकते हैं। तो ये थोड़ा सा मैं आप लोगों से अपील भी करना चाहूँगा कि आप इसमें हमारे साथ जुड़ें। और एक अभियान हम लोगों ने भी स्टार्ट किया है जिसको अभी हम बड़े लेवल पे आपके सामने लेके आएंगे, चोमू वर्सेस चैंपियन। ये एक छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट है कि चोमू वर्सेस चैंपियन क्या है। हम चैंपियन हर उस व्यक्ति को मानते हैं जो अपने शहर को साफ रखता है या साफ करने में मदद करता है या किसी को गंदा करने से रोकता है। उसके अलावा चोमू वो है जो शहर को गंदा करता है या गंदा करते हुए देखता है। तो मेरी नज़र में मुझे लगता है कि दो ही प्रकार के सिटीजन गाज़ियाबाद में रहते हैं, या तो चोमू है या चैंपियन है। अब आपको तय करना है कि आप किस कैटेगरी में हैं, चोमू है कि चैंपियन है। स्कूलों के साथ में हमने इस अभियान को शुरू किया है और हमने स्कूलों में बच्चों को कहा है कि सबसे पहले बच्चे अपने स्टडी रूम को फोकस करें कि वो उसको साफ करें, खुद साफ करें, उसको साफ रखें, तो वो चैंपियन कहलाएंगे। उसका फोटो अगर वो भेजते हैं तो इसी प्रकार किसी एक पर्टिकुलर स्कूल में अगर मेजोरिटी लोगों ने फोटो भेजे हैं, मेजोरिटी लोग चैंपियन डिक्लेयर हुए हैं, तो उस स्कूल को भी हम चैंपियन डिक्लेयर कर रहे हैं और बाकी सारे के सारे स्कूलों को हम चोमू डिक्लेयर करेंगे एक टाइम जब हम लोग इसको अवार्ड सेरेमनी में लेके आएंगे। तो इस प्रकार के छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम लोग गाज़ियाबाद में भी शुरू कर रहे हैं। राहुल त्यागी जी, इससे पहले रिंकू चौहान जी ने लिखा है कि सेन विहार में सर जी मैं रोड की प्रॉब्लम है बहुत। मेरा आप सबसे थोड़ा सा अनुरोध भी है कि जनरली आप ना लिख के अगर कोई स्पेसिफिकली अगर कोई बात लिखेंगे तो मेरे लिए थोड़ा सा आसान रहेगा उस बात को समझना और उसको अटेंड करना। ये थोड़ा सा वेग हो गया है, जनरल हो गया है, जिसका मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा अभी। राहुल त्यागी जी ने लिखा है कि वी आर फ्रॉम श्याम एनक्लेव, वार्ड नंबर 70 नियर जनकपुरी। On main entry gate, all garbage are dumped on main gate by all Nagar Nigam employees. Please do needful. Many times we already complained to our Nagar Nigam Parshad Balwant ji, but we don't do anything in this matter. ये काफ़ी स्पेसिफिकली आपने लिखा है, श्याम एनक्लेव वार्ड नंबर 70 नियर जनकपुरी, मेन गेट पे हम आज भी एक अपनी टीम को भेजते हैं और भेज के उसको यह चेक कराते हैं कि वहाँ पे कूड़ा क्यों पड़ता है। तो मुझे इसकी आज शाम को फीडबैक आ जाएगा और सफाई आज इसकी हम करा देते हैं। सर एक स्पेसिफिक है, वार्ड 47 में जी ब्लॉक मार्केट में सेंट मेरी स्कूल के पास 3 से 4 फीट जल भराव होता है, उसका कोई स्थायी समाधान अभी तक नहीं हुआ है। ये इंजीनियर संतोष कौशिक जी ने भेजा है। तो संतोष जी, मैं इस बारे में एक बात बस शेयर करना चाहूँगा कि इस बार हम लोग बारिश की तैयारी जो है हम लोग अभी से कर रहे हैं। आप लोगों ने आसपास हो सकता है देखा हो या ना देखा हो, ध्यान ना गया होगा, लेकिन हम लोगों ने कोशिश की है कि सबसे पहले हम जो सबसे बड़े नाले हैं उन नालों को अगर हम साफ करना शुरू करेंगे तो उसके बाद में बड़े से छोटे और छोटे से और छोटे और छोटे से सबसे छोटे नालियों पे हम अगर जाएंगे तो हम इस बार बारिश में बेहतर रिजल्ट्स दे पाएंगे। उसके लिए ज़रूरी है कि जितनी भी हमारी पुलियाँ हैं वो चौक हुई पड़ी हैं फ्लोटिंग मटेरियल से, तो फ्लोटिंग मटेरियल को हमें साफ करके वहाँ पे जाली लगाना और पूरे के पूरे नाले को एक बार टेकअप करके साफ करना। तो एक बार बड़े नाले अगर साफ हो जाएंगे तो छोटे नाले ड्यू टू फोर्स और अब नेचुरल तरीके से जब नेचुरल वाटर फ्लो करेगा तो वो सफाई हो जाएगी। तो ये एक हम लोग प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं। इसके बाद भी अगर उस पर्टिकुलर एरिया में जो आप स्कूल के पास में पानी भराव की बात कर रहे हैं, अगर वो ड्रेनेज ओपन ना होने की वजह से है तो वो सॉल्व हो जाएगा। अगर कोई और रीज़न होगा तो एक बार हम लोग इसको, क्योंकि आपने स्पेसिफिकली लिखा है, तो मेरी टीम इस बार इसको अटेंड करेगी और जाके देखेगी कि वहाँ पे पानी भरने का कारण क्या है। लेकिन इसके साथ में मैं एक अपील भी करना चाहूँगा कि आप जितने भी आसपास देखते हैं कि वाटर बॉडीज़ में, चाहे वो फ्लोइंग वाटर हो चाहे स्टेगनेंट वाटर हो, आप इसमें फ्लोटिंग मटेरियल प्लास्टिक और इस तरह की चीज़ें ना डालें और ना डालते हुए लोगों को अगर देखते हैं तो उनको टोकिए। क्योंकि मैं देखता हूँ कि कई जगह पर आपने देखा होगा नाले के बगल में बहुत सारे ठेले पटरी, बहुत सारे नूडल्स की जो वैन्स हैं, इस प्रकार के जो रहते हैं लोग, वो खाते हैं और आप ही जैसे कुछ लोग वहाँ पे पहुँचते हैं, खा के उसी चीज़ को या तो आसपास डाल देते हैं और थोड़ी देर के बाद बह के वो नाले में चला जाता है।
अगर हमारा ड्रेनेज सिस्टम ब्लॉक रहेगा तो हम आज वो जो प्रॉब्लम बात कर रहे हैं पानी भरा होगी वो हमेशा रहेगी। हमें एज ए सिटीजन भी अपने आप को अवेयर करने की ज़रूरत है, लेकिन जो मेरा पार्ट है मैं भी उस पार्ट को प्ले करने के लिए तैयार हूँ। गौरव श्रीवास्तव जी कह रहे हैं कि आपको मैं DLF कॉलोनी भोपुर से हमारे यहाँ सब्जी वालों ने मुख्य मार्ग पर बहुत ही ज़्यादा अतिक्रमण कर रखा है, इसकी वजह से शाम के समय पैदल चलना भी दुर्भर हो जाता है। आपसे निवेदन है कि कृपया इस पर कार्रवाई करें और इनको निर्धारित स्थान पर पहुँचाएँ। DLF कॉलोनी भोपुर, मैं एक बार दिखा लेता हूँ कि वहाँ की वास्तविक स्थिति क्या है। उसके बाद में ये सारे पॉइंट्स आज हम लोग नोट भी कर रहे हैं, तो अगली बार जो सेशन होगा वो पहले हम इन बिंदुओं पे हम बात करेंगे, उसके बाद फिर आगे के जो कमेंट्स होंगे उनको पढ़ेंगे। नेहरू नगर 2 B ब्लॉक पार्क में बिहाइंड नरेंद्र मोहन पॉली क्लिनिक आसपास के लोगों एंड मलबा डाल रखा है, जिससे बहुत असुविधा होती है। कई बार लेटर देने के बाद भी कुछ काम नहीं हुआ। ठीक है, आपने जो नोट कराया है 2 नेहरू नगर 2 B ब्लॉक पार्क में, मैं आज चेक कराता हूँ कि ये मलबा क्यों पड़ा हुआ है और किस प्रकार का है। इस मलबे को हम लोग साफ भी करवाएंगे और मैं चाहूँगा कि अगली बार आप अगर जो चीज़ें हो जाती हैं उनका एक कमेंट पर लिख के बताएंगे कि आपका काम हुआ कि नहीं हुआ, ताकि मुझे फीडबैक भी मिलता रहे। पवन कुमार जी कह रहे हैं कि वर्क ऑफ डेवलपिंग गोल पार्क सेक्टर 3 राजेंद्र नगर इज इन प्रोग्रेस। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। मेरी क्रिकेट एकेडमी है, आप सहयोग करेंगे, 5 साल वैशाली में चल रही है। जी बिल्कुल, मैं कभी आऊँगा तो मैं खुद भी क्रिकेट खेलता हूँ तो ज़रूर खेलेंगे। सर, नंदकिशोर नेगी जी का कहना है कि जो साप्ताहिक बाजार लगते हैं वहाँ पर जो दुकानदार हैं वो साफ सफाई का इंतजाम नहीं करते हैं, ऐसा ही खुला छोड़ जाते हैं, जिससे कि अगले दिन नगर निगम को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और जो लोकल रेजिडेंट्स हैं उनको भी प्रॉब्लम होती है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा रेजिस्टेंस तो जो है वहाँ के आसपास के लोगों को भी दिखाना पड़ेगा इसमें, और हम लोग भी इसके ऊपर अभी होमवर्क कर रहे हैं। ऑलरेडी ये बात मेरे संज्ञान में आई थी जब मैं पिछली बार एक बार मैं वैशाली के पास में ही गया था। वहाँ पे देखा कि मैंने काफ़ी सारे जो गंदगी थी, तो मैंने पूछा कि गंदगी क्यों है, तो पता लगा कि रात को यहाँ पे जो है एक साप्ताहिक बाजार लगा था जो अभी तक साफ़ नहीं हुआ है। उसके बाद हम लोग इस तरह से काम कर रहे हैं कि जितने भी हमारे जोन हैं इन सारे जोन्स में कहाँ कहाँ पे साप्ताहिक बाजार लगते हैं, तो वो जो सड़क पे लगते हैं उसकी जगह क्या हम उनको कोई अल्टरनेट जगह दे दें, जो कि ग्राउंड हो सकता है कोई, या इसके साथ में जो लोग उसके पीछे होते हैं उनके कोई ना कोई नेता होते हैं, कोई ना कोई उनको जो कंट्रोल करते हैं, उनको हम लोगों ने बुलाया है आइडेंटिफाई करके। तो उनकी सफाई व्यवस्था अगर नहीं होगी तो हम हैवी पेनल्टी भी उनके ऊपर लगाएंगे, और हो सकता है कि फिर साप्ताहिक बाजार वहाँ पे हम उनको बैन भी कर दें। तो इस प्रकार की कुछ चीज़ें हैं, लेकिन ये एक ऐसा विषय है जिसमें काफ़ी लोगों की रोजी रोटी भी इसमें इन्वॉल्व होती है, तो हमें उस पर्सपेक्टिव को भी दिमाग में रखना होता है। तो जो भी हम होगा एक अच्छा सॉल्यूशन इस तरफ जो है मुझे लगता है गाजियाबाद को हम जल्दी देंगे। सर, इसी से रिलेटेड एक और सवाल है, वेंडिंग जोन्स का हमारे कहाँ तक पहुँचे हैं हम लोग, अभी प्रगति कहाँ तक है उस मामले में? वेंडिंग जोन 2 तरह के हो सकते हैं, एक तो निगम जो है व्यवस्थित कर दे मोस्टली, लेकिन इस पर काम डूडा करता है, और डूडा में PD डूडा भी मैं ही होता हूँ। तो हम लोग इस पर काम कर रहे हैं, 3-4 जगह पर पायलट हम लोग अभी करने के प्रोसेस में है। अगर पायलट्स के रिजल्ट्स अच्छे आते हैं तो हम अपने शहर में बाकी वेंडिंग जोन भी डेवलप करेंगे। नमस्ते सर, मैं ग्राम सिहानी गाजियाबाद से मोहित त्यागी। सर, बहुत बड़ी जनसंख्या होने के बावजूद भी हमारे गांव में पार्क नहीं है। सर, आपसे निवेदन है कि बहुत दिनों से समस्या है। मुझे लगता है कि सिहानी में एक तो हम अच्छा ये काम कर रहे हैं कि जो हमारी एक गार्बेज फैक्ट्री है वो बहुत अच्छी वहाँ पर बन रही है, और शुरू में मुझे याद है कि जब हम लोग इस पर अक्टूबर में गए थे तो काफ़ी संशय इसमें थे कि क्या गार्बेज पॉइंट इस पर बनने वाला है, तो गार्बेज पॉइंट नहीं था वो। इनफैक्ट अब जो आसपास के लोग देखते हैं तो कहते हैं कि सर ऐसा तो हमने उम्मीद नहीं किया था कि पहले से भी बेहतर ये सफाई दिख रही है यहाँ पे, और गार्बेज फैक्ट्री। तो मैंने कहा था तब भी कि गार्बेज फैक्ट्री में गार्बेज के ऊपर फोकस मत करिए, फैक्ट्री के ऊपर फोकस करिए। एक ऐसी फैक्ट्री है जो गार्बेज को प्रोसेस करती है और सारे के सारी चीज़ें इन हाउस होती हैं, उसमें कोई भी चीज़ ओपन में नहीं पड़ा होता है, और आसपास घरों की छोड़िए, आप फैक्ट्री के अंदर भी अगर बैठ के चाय पिएंगे तो आपको किसी प्रकार की स्मेल उसमें नहीं आती है। तो सिहानी की अगर मैं पार्क की बात करूँ तो उसके लिए जगह हमको देखनी पड़ेंगे कि किस प्रकार की जगह है, लेकिन उससे भी बड़ा इशू सिहानी का, जब मैं लास्ट टाइम विजिट किया था तो एक तालाब वहाँ पे है जिसको हमने सफाई कराई थी, उसको अभी हम लोग रिस्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके साथ साथ में सिहानी में एक सड़क के ऊपर काफ़ी पानी भरा रहता है, तो उसका जो लेवल है, जो ग्रेड हमारा जो
लेवल है वो काफ़ी इश्यूज हैं उसमें, उसके ऊपर एक टेक्निकल टीम काम कर रही है। तो दीनदयालपुरी की तरफ से पानी और सिहानी का जो पानी है उसको हम कैसे ड्रेन आउट कर सकते हैं, इसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। तो जैसे ये चीज़ें सिहानी में अगर ठीक हो जाती हैं फिर जगह देख के हम लोग हो सकता है कि पार्क की तरफ भी विस्तार करें। सुभाष पार्क वसुंधरा सेक्टर 2B टॉयलेट नोट वर्क इन नो लाइट प्लीज डू समथिंग, थैंक यू। देखिए टॉयलेट्स की अगर मैं बात करूं तो आप लोगों ने एक चेंज गाजियाबाद में देखने को मिला होगा आपको। हम लोगों ने 57 टॉयलेट अभी रेनोवेट किए हैं और वो एक जैसे ही एक रूपता के साथ में आपने देखा होगा एक प्रकार की टाइल्स में लगी हुई हैं और उनका अंदर यूज़ आप करेंगे तो मेरा जो फीडबैक है वो ये है कि हमने काफ़ी कोशिश की है कि अच्छी फैसिलिटीज़ हम पब्लिक टॉयलेट्स में दें। आप भी कभी जाएँ तो यूज़ करके देखिएगा, अगर कहीं पे कोई इशू है तो मुझे ज़रूर बताइएगा ताकि मैं उनको अटेंड करा सकूँ। लेकिन जो आप टॉयलेट बता रहे हैं मैं वो चेक करा लेता हूँ कि ये टॉयलेट किस प्रकार का है। 2B के पास में वसुंधरा सेक्टर 2B। वसुंधरा से भूपेंद्र सिंह जी कह रहे हैं कि हम पिछले 1.5 साल से प्लास्टिक इकट्ठा कर नगर निगम को देते रहे हैं। आपने कहा था कि आप ऐसी योजना बना रहे हैं कि प्लास्टिक की जगह लोगों को प्लास्टिक से बनी वस्तुएं देंगे, परंतु अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। कब तक उम्मीद की जा सकती है? मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। 1-2 वॉलंटियर हैं हमारे साथ में, उन्होंने हमें प्लास्टिक दिए हैं, लेकिन क्योंकि कुछ प्रायोरिटीज़ हमारी भी हैं जो प्लास्टिक प्रोडक्ट बनते हैं, अभी हम लोगों ने कोशिश की है कि उनको पहले सिटी में कैसे ब्यूटीफाई कर सकते हैं। तो जो प्लास्टिक आप लोगों ने दिया है मैं बताना चाहूँगा कि उसी प्लास्टिक को कुछ प्लास्टिक वो और कुछ प्लास्टिक हमने भी अरेंज किया था। उससे आपने आनंद विहार एंट्री पे देखा हुआ कि हमने अभी एशिया का लार्जेस्ट कीबोर्ड प्लास्टिक वेस्ट से बना के वहाँ पे इंस्टॉल किया है पार्क के अंदर। पूरा का पूरा जो कीबोर्ड होता है कंप्यूटर का वो उसको हमने उस पैटर्न को यूज़ किया है। वो बेंचेज की तरह भी हैं, आप जाके उसको बैठ सकते हैं। एक सेल्फी पॉइंट भी है आपके लिए, आप सेल्फी भी ले सकते हैं वहाँ पे। ये भी उसी प्लास्टिक से बना है। रेलवे स्टेशन पे हम लोगों ने कोशिश की है कि एक अच्छा सा लैंडस्केप डेवलप करने की, वो भी प्लास्टिक से ही बना है। इसके साथ साथ में आप अगर आप चौधरी मोड़ के पास देखेंगे तो एक वहाँ पे भी लैंडस्केपिंग हमने प्लास्टिक को यूज़ करके की है। इसके अलावा राजेंद्र नगर चौराया जो है उसके ऊपर भी हमने प्लास्टिक इस्तेमाल किया है। इसके अलावा और भी हमारे बेंचेज हैं, टाइल्स हैं, काफ़ी कुछ हम लोग प्लास्टिक को लेकर चल रहे हैं। जहाँ तक जो आपकी प्लास्टिक हमने ली है उसके बदले में प्रोडक्ट करने की बात है तो कुछ सैंपल्स हमारे तैयार हो गए हैं, जिनको हम लोग जब थोड़ा सा बल्क में और प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा तो हम आपको रिटर्न भी करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ में एक चैलेंज जो हमको आ रहा है प्लास्टिक में वो ये है कि कूड़े की जो प्लास्टिक होती है वो बहुत ही उसमें डस्ट भी होता है, तो प्रोसेस करने में हमें थोड़ी प्रॉब्लम आती है। तो मैं आप सभी से ये अनुरोध भी कर रहा हूँ कि इसको अगर मुहिम के रूप में अगर हम शुरू कर लें और थोड़ी सी साफ प्लास्टिक, वो जो थोड़ी हार्ड प्लास्टिक होती है जिससे स्ट्रेंथ भी अच्छी है प्रोडक्ट की, अगर आप लोग एक मुहिम चला लें सारी सोसाइटीज़ में और वो प्लास्टिक इकट्ठी करके अगर आप एक कलेक्शन पॉइंट अगर हम लोग बना लें तो प्लास्टिक उठ के मेरे पास आ सकती है। हम लोग 10 टन पर डे प्लास्टिक प्रोसेस करने के लिए तैयार हैं, लेकिन समस्या ये है कि या तो प्लास्टिक अवेलेबल नहीं है, अगर प्लास्टिक अवेलेबल है तो वो उस रूप में नहीं है जैसी हमको चाहिए। तो कई लोग तो ये भी करते हैं क्योंकि प्लास्टिक एक ऐसी कमोडिटी है जो बिक जाती है तो आप लोग उसको बेच के कुछ पैसे भी उसमें मिलते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर कुछ प्लास्टिक अगर नगर निगम को भी डोनेट अगर आप लोग कर दें तो मुझे लगता है कि एक अच्छा सिटी में हम लोग काफ़ी सारा काम ब्यूटिफिकेशन का जो है उस प्लास्टिक को यूज़ करके कर सकते हैं और कुछ प्लास्टिक के प्रोडक्ट जो हैं आपको इन रिटर्न हम दे भी सकते हैं। पार्षद अरविंद चिंटू हमारे एक सवाल पूछ रहे हैं कि वेस्ट सेग्रीगेशन एट सोर्स का क्या प्लान है और नालों में जाम होने का मुख्य कारण प्लास्टिक वेस्ट है, प्लास्टिक बॉटल्स है, उसको कम करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? अरविंद जी, जो एक चीज़ तो यही है जो मैंने बताया, प्लास्टिक वेस्ट को हम लोग जो फोकस कर रहे हैं, अगर वो प्लास्टिक वेस्ट नालों की जगह अगर हमारी फैक्ट्री तक पहुंच जाए तो मुझे लगता है कि हम प्रोसेस करने में ज़्यादा आसानी करेंगे। दूसरा जो आपने बताया कि आपने एक अच्छी बात बोली है कि वेट कंपोस्टिंग की अगर बात करें तो मुझे लगता है कि आप स्केल जो गाजियाबाद का है वो इमेजिन करिए कि 1500 टन कूड़ा डेली आप जनरेट करते हैं सिटी के रूप में और निगम के रूप में मुझे 1500 टन कूड़ा प्रोसेस करना होता है। तो उसके लिए हम लोग अपनी योजना बना रहे हैं, गार्बेज फैक्ट्री जिस पर हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि हर घर, हर रेस्टोरेंट, हर ऐसे एस्टेब्लिशमेंट्स अपने आप में ही एक वेट कंपोस्टिंग यूनिट स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे घर में मैंने भी अपने शुरू कर रखा है, जिसमें आपको एक बाल्टी दी जाती है, आप कहेंगे या डिमांड रखेंगे तो उसकी बहुत ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं होती है, 500 रुपीज़ के आसपास की कॉस्ट आती है। एक बाल्टी आप रखिए, इसके ऊपर एक जाली लग जाती है और जितना भी किचन का वेस्ट होता है वो किचन का वेस्ट अगर आप उसमें डाल देते हैं और एक मदर कल्चर आता है, लिक्विड आता है,
उसको 8 से 10 बार हमें डालना होता है। तो 8 से 10 बार अगर हम उसको डाल दें और वो फिर बाद में बैक्टीरियल रिएक्शन होती है और सेल्फ रेप्लिकेट करता है। तो एक टाइम आता है जब आपको उसमें मदर कल्चर डालने की भी आवश्यकता नहीं होती है और उसके नीचे एक टोटी लगी होती है। तो सारा का सारा जो हमारा किचन वेस्ट है, वेट वेस्ट है, वो उसमें प्रोसेस होके लिक्विड के रूप में नीचे चला जाता है और एक टाइम के बाद में महीना 15 दिन में एक बार आप उस टोटी को खोल के उस लिक्विड को बाहर निकाल सकते हैं। वो भी एक लिक्विड फर्टिलाइजर होता है जो अपने आसपास आप किसी गमले में या इस तरह की चीज़ों में उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वेस्ट को कंट्रोल करने के लिए हमें इन चीज़ों पे जाना पड़ेगा कि हम अपने कम से कम वेस्ट जनरेट करें। अगर वेट वेस्ट एक बार आपने अपने घर में ही कंट्रोल कर लिया तो अपने घर से आप कम वेस्ट निकालेंगे। और सिटी के रूप में अगर हम 1500 से 1000 की तरफ आए, 1000 से भी नीचे आए, तो एक ये भी एक अपने आप में आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपने वेस्ट प्रोसेसिंग में। और जो बाकी बचा हुआ वेस्ट है उसमें ड्राई वेस्ट होता है जिसको हम अलग से प्लास्टिक के रूप में निकाल सकते हैं, गत्ता है, कांच है, उसको सेग्रीगेशन बहुत ज़रूरी है। जब तक आप सेग्रीगेटेड वेस्ट नहीं करेंगे, जब आप गाड़ी आए हमारी डोर टू डोर कलेक्शन की, वो ये भी मुझे पता लगता है कि काफ़ी जगह पे जो गाड़ियाँ नहीं पहुंच पा रही हैं उसके ऊपर भी हम लोग काम कर रहे हैं कि कुछ गाड़ियाँ हमने अभी ऑर्डर भी की हैं। करीबन 100 गाड़ियाँ हम नहीं लेके आ रहे हैं डोर टू डोर में, और ई रिक्शा भी हम लोग 100 ऑर्डर कर रहे हैं। तो एक बार ये जब व्हीकल में फ्लीट भी ऐड हो जाएगी हमारी, तो हम हर घर को कवर कर पाएंगे बहुत जल्दी। जो कुछ घर बचे हुए हैं उनको भी हम फोकस कर रहे हैं। और उसके बाद में जब आप कूड़ा दें तो मुझे लगता है कि सेग्रीगेटेड वेस्ट दें, वेट अलग दें, ड्राई अलग दें, ताकि जब मैं उसको कैरी करके लेके जाऊँ और प्रोसेस करूँ तो मुझे भी इसमें कम एफर्ट लगाना पड़े। इस प्रकार हम अपने शहर को साफ रख सकते हैं। शिवा त्यागी जी बोल रहे हैं कि आपसे अनुरोध है कि ग्राम सिहानी में बड़े बुजुर्गों एवं महिलाओं के लिए कोई भी पार्क नहीं है। इसके बारे में बात पहले आ चुकी है तो मैं बता चुका हूँ, इसका जवाब दे दिया मैंने। सर, वार्ड 92 में कन्या विद्यालय के पास स्थित कूड़ाघर समाप्त नहीं किया गया है। विद्यालय में आने वाले छात्राओं और अध्यापकों को दिन भर दुर्गंध में रहना पड़ता है। ये शमशाद रजा अंसारी जी का सवाल। अंसारी जी, स्कूल का नाम हमने नोट कर लिया है और मैं एक बार टीम भेज के उसको आज ही अटेंड कराता हूँ कि वहाँ पे कूड़ा पड़ने का कारण क्या है और उसको हम एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं। थैंक यू। जैसे आपने पॉइंट बताए हैं, हम लोग इस सेशन का उपयोग इस तरह से भी कर सकते हैं कि स्पॉट द गार्बेज पॉइंट एक हम लोग हैशटैग चला सकते हैं कि आप अपने शहर में वो सारे कूड़े के पॉइंट आइडेंटिफाई करें जहाँ पे कूड़ा पड़ता है या आपको लगता है कि कूड़ा पड़ा हुआ है, और उसके बाद में आप उनको टैग करें, मुझे भेजें, मेरे फेसबुक पेज पे भेज दें या मुझे ट्वीट करें। तो जितना जब भी आप मुझे फ़ोटो भेजेंगे कहीं का जियो टैग फ़ोटो, ताकि मुझे एड्रेस ढूंढने में दिक्कत ना हो, फिर हम 24 आवर्स के अंदर उस साइट को साफ करके हम आपको दोबारा फ़ोटो ट्वीट करेंगे या फेसबुक पे रिप्लाई करेंगे। सर, इसको हम सेल्फी विद कूड़ा भी कर सकते हैं। कुछ शायद इसमें इशू आया है। हाँ ये भी सर, एक गली में कुत्तों और बंदरों के आतंक से बहुत परेशान है। ये संतोष कौशिक जी का है, शास्त्री नगर। शायद लाइव चल रहा है, यहाँ पे चल रहा है। तो देखिए, कुत्ते की और बंदरों की बात जहाँ तक है, इसके बारे में मुझे कुछ 2-3 बातें शेयर करनी है जो आपको एक अवेयर सिटीजन होने के नाते आपको इसके ऊपर आइडिया होना चाहिए कि हम लोग जो बात कर रहे हैं उसके पीछे के डायनेमिक्स क्या है। जहाँ तक डॉग्स की बात है, 2 तरह के डॉग होते हैं। एक पेट डॉग जो हम लोग घरों में अपने रखते हैं, और एक जो सड़क पे रहते हैं। तो जो सड़क पे रहते हैं उनका स्टेरिलाइजेशन तो हम लोग कर सकते हैं, लेकिन हम चाहें कि उनको वहाँ से हटा दें, वो हमें जो नियम है वो अलाउ नहीं करते हैं। और नियम ये भी है कि किसी डॉग को अगर हम कहीं किसी पर्टिकुलर जगह से उठाते हैं तो उसको स्टेरलाइज करके हमें उसको वहीं छोड़ना होता है। तो स्टेरलाइज करने की जो कैपेसिटी है वो हमारे पास है, हम लोग उसको कर भी रहे हैं। अगर किसी एक एरिया में ऐसी समस्या है तो हम उसको अटेंड भी कर सकते हैं, और अटेंड करने के बाद में स्टेरलाइजेशन करा के हम उसको वहाँ पर छोड़ भी सकते हैं। जहाँ तक बंदरों की बात है, तो बंदर जो है एक वन्य जीव की कैटेगरी में रखा गया है और नगर निगम को उसकी जिम्मेदारी नहीं दी गई है। नगर निगम की जिम्मेदारी केवल इतनी है कि वो वन विभाग से, क्योंकि वो वन्य जीव है, तो वन विभाग से परमिशन ले लें कि जो हम अगर इसको हेल्प करते हैं, क्योंकि रिसोर्सेज नगर निगम के पास होते हैं, तो नगर निगम उन बंदरों को लिफ्ट करके, एक साइंटिफिक तरीका होता है कि कैसे उनको लिफ्ट किया जाएगा उनको, ताकि कोई एनिमल क्रुएल्टी में हम लोग उसमें ना इन्वॉल्व हों, और एक टाइम के बाद में जहाँ वन विभाग में बताया हम वहाँ पर छोड़ दें।
लेकिन जब तक वन विभाग से परमिशन नहीं मिलती है तब तक नगर निगम उसमें कुछ कर नहीं पाता है। तो रिसेंटली हम लोगों ने परमिशन रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने 200 बंदरों की परमिशन दी भी थी और फिर हमने 1000 बंदरों की और परमिशन मांगी, 2000 बंदरों की। तो उन्होंने बाद में एक लेटर लिख के जो लेटर मेरे पास आया वन विभाग से, उसमें उसको जो है उस परमिशन को भी कैंसिल कर दिया गया। तो हम थोड़े से इसमें हेल्पलेस फील करते हैं। जब तक हमारे पास परमिशन नहीं होती हैं तो वो परमिशन के बाद ही हम लोग उस पर काम कर पाएंगे। सर, स्वच्छ भारत सर्वेक्षण में आप गाजियाबाद की जनता से किस तरह का सहयोग चाह रहे हैं? देखिए, स्वच्छ सर्वेक्षण जो है सिटी का एग्जाम होता है, तो मैं सभी लोगों से ये अपील भी करूँगा कि आप जो है किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपने सिटी को क्लीन रखने में, तो ये हमें फोकस करना है। और आप जैसे चौमूवर से चैंपियन है उस अभियान का पार्ट बन सकते हैं। फीडबैक आप अपने सिटी का अच्छा फीडबैक दे सकते हैं, तो ये फीडबैक वाले एंगल पे आप जुड़ सकते हैं। और अपने आसपास गंदगी होता मत देखिए। अगर कोई रेडी है, ठेली है, दुकान है, उसमें डस्टबिन अगर नहीं रखा हुआ है तो डस्टबिन भी आप रखवाइए, ताकि अल्टीमेटली हम एक ऐसे शहर की कल्पना कर सकते हैं जहाँ पे हमें गंदगी नहीं होगी। मुझे लगता है कि कोई भी शहर जो है वहाँ के लोग उसको खूबसूरत बनाते हैं। अगर हम सब लोग ठान लें और अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाना शुरू कर लें तो मुझे लगता है कि हम एक बहुत अच्छा गाजियाबाद आने वाले समय में दे पाएंगे। मैं कहूँ कि मैं अकेला गाजियाबाद को बदल दूंगा, संभव नहीं है, लेकिन अगर हम सब लोग मिलें और मिलकर गाजियाबाद को साफ करने पे आ जाएं तो मुझे नहीं लगता कि इस जिद के सामने कोई भी बात ऐसी जो हम पूरी नहीं कर सकते। तो मेरा आप सभी से यही अनुरोध है कि आप अपने शहर को अपने तरीके से आप कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। सबका स्वागत है। सर, साहिबाबाद में जो नाला लोगों ने कवर करके उस पर पार्किंग बना दी है दुकानदारों ने या शॉपिंग मॉल जो बन गए हैं, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा पानी फ्लो नहीं बन पाता है। उस बारे में हम कुछ कर रहे हैं? बिल्कुल, जितने भी नाले हैं, जैसे मैंने अपनी बात पहले भी कही है कि हम नालों को इस बात के ऊपर फोकस करना पड़ेगा हमको कि केवल मुझे लगता है कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं। जो नाले हैं उनको हमें पहले होमवर्क ये करना पड़ेगा कि सबसे बड़े नाले पहले हम लोग टेकअप करें, और जब जो नाला हम लोग टेकअप करें फिर उसमें उसके जितने भी इश्यूज हैं उन इश्यूज को हम टारगेट करें, चाहे वो अतिक्रमण हो, चाहे सफाई हो, चाहे कुछ पार्ट में अगर नाला बनना भी हो, तब जाके होलिस्टिक अप्रोच अगर हम लोग रखते हैं तब हम अपने शहर में नाले को ठीक तरीके से पेश करें। अगला मैं एक कमेंट पढ़ पा रहा हूँ कि आपसे एक रिक्वेस्ट, आप सभी RWO को आदेशित करें कि कोई भी अपनी सोसाइटी से वहाँ रहने वाले स्ट्रीट डॉग को बाहर नहीं करेगा। कुछ सुझाव हैं जिनको हम लोग फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा क्योंकि अब क्लोजिंग टाइम की तरफ हम लोग आ रहे हैं और इस बार का हमारा सेशन पहला सेशन है, तो मैं इसमें ये भी कहूँगा कि आप सब लोगों को अपने सिटी को साफ रखने के लिए कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, और ये आपको तय करना है कि आप किस प्रकार का कंट्रीब्यूशन इसमें करेंगे। और इसमें इसको और थोड़ा सा प्रोडक्टिव बनाने के लिए इस सेशन को आप लोगों से ये अनुरोध है कि जो ईमेल आईडी मैंने बताई है उस ईमेल आईडी में आप अपने कमेंट्स, अपने जो फीडबैक हैं, सजेशंस हैं, अपनी कंप्लेंट्स हैं, बट थोड़ा सा मेरा रिक्वेस्ट है कि डिमांड साइड आप ज़्यादा मत रखिएगा, क्योंकि इसका जो सेशन का जो आइडिया है वो पूरा ग्रीवेंस रिड्रेसल है, ना कि डिमांड्स पूरी करना। तो थोड़ा सा आप इसके ऊपर फोकस करेंगे तो इस सेशन का हम प्रोडक्टिव इस्तेमाल कर सकते हैं, और 1 घंटा जो हम हफ्ते में रखेंगे तो एक कनेक्ट डेवलप होगा नगर निगम और यहाँ के सिटीजन्स के बीच में, और जो भी आपकी बातें होंगी वो मैं समझूंगा और जो मेरी बातें हैं वो आप लोग भी समझेंगे। इस प्रकार हम सब लोग मिलके अपने पूरे गाजियाबाद को जो है एक बेहतर गाजियाबाद, जैसे गजब गाजियाबाद हम लोग जो बोलते हैं, तो गाजियाबाद को गजब बनाने में आप सबका सहयोग मुझे चाहिएगा। सर, हम लोग जानवरों के रजिस्ट्रेशन के लिए प्रोसेस हमारा शुरू हुआ था, नगर निगम ने शुरू किया था, लेकिन वो बीच में रुक गया। तो उनको आइडेंटिफाई करके लाइसेंस, हमारे पास लाइसेंस लेके कुत्ते पालने वाले बहुत कम होंगे, मुश्किल से 100 या 200 होंगे टोटल गाजियाबाद में अभी तक। इस बारे में अगर हम थोड़ा स्वास्थ्य विभाग या कोई अपना विभाग जो जिम्मेदार है इसके लिए वो सख्ती करे तो शायद। एक इसमें ऐप हम लोगों ने बनाया था जिसमें हम पेट रजिस्ट्रेशन ऐप था वो, तो उस ऐप में मैं चाहूँगा कि आप लोग जो हैं अपने पेट रजिस्टर करें, तो हमारे पास भी एक डाटा निकल के आएगा, लिंक शेयर कर देंगे हम। हाँ, उसका एक लिंक भी हम लोग आपको शेयर कर देंगे। उसके ऊपर आप अपने पेट को रजिस्टर करिए,
और उसमें जो भी कोई अगर इश्यू आते हैं तो उसको हम लोग अलग से अटेंड कर सकते हैं। और सर एक हाउस टैक्स से रिलेटेड काफ़ी लोगों को समस्याएं आ रही हैं और ग्रीवेंसेस काफ़ी हो रहे हैं, तो आप शायद उसे रिवाइव कर रहे हैं उनको कुछ। एक चीज़ मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि गाज़ियाबाद में अभी तक ऐसा था कि जो हम टैक्सेशन करते थे वो पूरे गाज़ियाबाद के ऊपर एक ही तरह का रेट लगता था, चाहे वो कितना ही अच्छा कॉलोनी हो उसके ऊपर भी उतना ही रेट, अगर थोड़ी सी कम डेवलप कॉलोनी है तो उसके ऊपर भी उतना ही रेट, जो कि मुझे लगता है कि ठीक नहीं है। और इसके ऊपर शासन के निर्देश भी हैं, गाइडलाइंस भी हैं, और उन गाइडलाइंस को हम लोग फोकस इस तरह से कर सकते हैं। और हमने भी अखबार के माध्यम से उनको पब्लिक में जारी भी किया है। 3 कैटेगरी है, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी। आपका वार्ड, आपकी कॉलोनी, आपका एरिया कौन सी कैटेगरी में आता है वो उसके हिसाब से टैक्स लगाया जाएगा। 15 दिन की आपत्ति हम आप लोगों से मांगी हुई हैं, और आप सबसे मेरा अनुरोध भी है कि आप हमारी वेबसाइट पर जाके आप चेक कर सकते हैं कि आपका जो कॉलोनी है, आपका जो वार्ड है वो कौन सी कैटेगरी में आता है। उसके बाद आपकी जब आपत्तियों का समय पूरा हो जाएगा तो 1 अप्रैल से नए सिरे से जो रेट होंगे वो रेट एप्लीकेबल होंगे, ताकि जो जिस अनुपात में आपका टैक्स लगना चाहिए उसी अनुपात में आपका टैक्स लगे। सर विभा शर्मा जानना चाह रही हैं कि इंडस्ट्रियल एरिया से जो हमने वेस्ट कलेक्शन का प्रोग्राम बनाया है उसके बारे में थोड़ा बताएंगे। सभी उद्योग बंधु की बैठक में और बाकी अलग अलग भी मेरे सारे इंडस्ट्रीज के जो पदाधिकारी हैं उनसे मेरी बात हुई है। तो डोर टू डोर कलेक्शन जैसे हम लोग करते हैं रेजिडेंशियल एरियाज में, ऐसे ही फैक्ट्री टू फैक्ट्री या इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री अगर हम गार्बेज कलेक्शन यूजर चार्ज बेस्ड पे अगर हम करेंगे तो मुझे लगता है कि हम अपने इंडस्ट्रियल एरियाज को साफ रख पाएंगे। दूसरा और एक और तरीका है कि मिलके हम इंडस्ट्रीज के लोगों के साथ में कैसे इंडस्ट्रियल एरिया को बेटर कर सकते हैं, क्योंकि जब आप वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात करते हैं तो गाजियाबाद इज नोन फॉर इट्स इंडस्ट्रीज, और इंडस्ट्रीज को हमें साथ लेके चलना पड़ेगा ताकि जो ग्रोथ इंजन वो है वो ग्रोथ इंजन भी गाजियाबाद में डेवलप कर सकें हम लोग। एक अजय कुमार प्रजापति जी, उन्होंने मेल पे लिखा है कि पार्क का रिनोवेशन और रोड रिपेयर बहुत कम होता है, इसके लिए हम बहुत परेशान हैं। आपका जो पार्क का एड्रेस अगर आपने भेजा होगा तो मैं उसको नोट करा लेता हूँ। और लेकिन मैंने एक सामूहिक रूप से एक बात शुरू में कही थी कि 200 पार्कों को हम लोग टेकअप करके चल रहे हैं, तो संभवतः वो आपका पार्क भी इसमें शामिल होगा। और मार्च से पहले हम अपने सारे पार्कों को रिवाइव करने की हमारे पास योजना है। उसका टेंडर प्रोसेस जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगा। वेंडर सिलेक्शन होने के बाद ही वर्क ऑर्डर जारी करते इस पर काम शुरू हो जाएगा। सर अनिल कुमार गुप्ता जी पूछ रहे हैं कि सड़कों पे बहुत जगह अवैध कट बनाए दिए गए हैं, उनको बंद करने के लिए क्या कुछ प्रोग्राम है नगर निगम का? देखिए अभी तो कोई प्रोग्राम नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर लेकिन हम इस दिशा में कोई काम कर सकते हैं कि जहाँ जहाँ पे ट्रैफिक पुलिस को लगता है कि ट्रैफिक कंजेशन को कम करने के लिए कुछ नए कट बनाए जा सकते हैं या पुराने कट बंद किए जा सकते हैं, तो दोनों तरफ से निगम का जो सहयोग होगा हम वो सहयोग करने के लिए तैयार हैं। सर इसी से रिलेटेड एक और सवाल है कि कई जगह पर ट्रैफिक लाइट्स काम नहीं कर रही हैं, तो उसमें हम कुछ कर रहे हैं, उस विषय में थोड़ा अपडेट चाहते हैं। ट्रैफिक मुझे लगता है कि ट्रैफिक पुलिस से कोऑर्डिनेट करके अगर इस तरह के इश्यूज हैं तो हम लोग जहाँ पे नगर निगम का रोल होगा हम लोग पूरा करने के लिए तैयार हैं। लेकिन एज ऑफ टुडे ट्रांसपोर्टेशन और ट्रैफिक जो है ज़्यादातर नगर निगम उसको नहीं हैंडल करता है, कुछ बहुत कम परसेंटेज है जिसको हम लोग अटेंड करते हैं। सर शोभित बंसल जी हैं, ये कह रहे हैं कालकागढ़ी नेहरू नगर मंदिर के पास टाइल मार्केट में कबाड़ी द्वारा विलोपित कूड़ा घर में कबाड़ रखकर कब्जा कर लिया गया है। नेहरू नगर की बात आप जहाँ कर रहे हैं वो एड्रेस आपने बताया है, टीम को हम लोग अभी भेज के अटेंड करा लेते हैं कि वो किस प्रकार का कूड़ा घर है या कोई कब्जा है तो उसको भी अटेंड कर लिया जाएगा। पंकज शर्मा जी कुछ नहीं, अनिल पंडित जी कह रहे हैं कि 10 DLF कॉलोनी में रहने वाले लोगों को मुख्य सड़क पर दुकानदारों के द्वारा अतिक्रमण किया है, जेडो के संज्ञान में लाया गया है। तो इसको हम क्योंकि ये ऐसा पॉइंट नहीं है कि मैं इसको यहाँ पे रिस्पॉन्स कर पाऊँ, मुझे एक बार चेक कराना पड़ेगा कि वास्तविक। इसके अलावा जो भी पॉइंट्स मैं देख रहा हूँ कि एक के बाद एक कमेंट सेक्शन में बढ़ते जा रहे हैं, जो कमेंट छूट जाएंगे या जिनको मैं देख नहीं पा रहा हूँ या पढ़ नहीं पा रहा हूँ, हम रिकॉर्डेड सेशन है ये, उनसे भी हम लोग नोट करके और आपको इसके ऊपर रिवर्ट करेंगे। और अगला सेशन में हम लोग एक हिस्सा जो है पुराने जो आप लोगों ने बातें रखी हैं उनके बारे में हम लोगों ने क्या किया, क्या अटेंड किया, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। मुझे लगता है कि आज का 1 घंटे का जो सेशन हम लोगों ने प्लान किया था, और क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी सेशन था और हम लोगों ने इसकी रूपरेखा तैयार करने के लिए बताया था,
तो मैं सभी गाजियाबाद निवासियों से यही अनुरोध करूँगा कि इस सेशन का हम लोग कैसे उपयोग कर सकते हैं। दोनों ही तरीके से, अपनी कंप्लेंट भी बताइए, सजेशन भी बताइए, और हम सब लोग मिलके आपके सहयोग से, निगम के सहयोग से हम अपनी सिटी को कैसे बेटर कर सकते हैं, इस दिशा में हमें काम करने की आवश्यकता है। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको देता हूँ। साथ में मैं ये भी कहूँगा कि आप अपने सिटी के फीडबैक मैकेनिज्म में आप पार्टिसिपेट करें और खूब सारा फीडबैक अपनी सिटी को आप बहुत बेहतर रैंक दिलाने के लिए इस बार सर्वेक्षण में आप उस पर भी आप प्लीज़ काम करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।